अगर 4 दवाई पे किसी एक रेमेडी को दी है, तो उस 4 दवाई 4 सिम्टम पे आपने किसी एक रेमेडी को दी, उस रेमेडी ने उस चारों सिम्टम को ठीक नहीं किया, उस रेमेडी ने किसी एक सिम्टम को ठीक किया। क्योंकि आपने उस दवाई को सिंगल दिया था, राइट, और कुछ आपने नहीं दिया। तो उस दवाई ने जिस एक सिम्टम को ठीक किया, क्या वो एक सिम्टम आने वाले भविष्य में उस दवाई का कंफर्मेटरी पॉइंट आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। भविष्य में कभी आपको दिक्कत होगी? वैसा सिम्टम आएगा तो वो दवाई उस पर काम करी थी तो 100% उस सिम्टम पे वो दवाई काम कर जाएगी। तो ऐसे में क्या हुआ, आपने उस दवाई का एक थेरेपेटिक वैल्यू तो रट लिया, और ऐसे जितनी गलतियां होंगी आपसे उतनी दवाई कंफर्म होती चली जाएगी, अगर आप सिंगल दे रहे हो तो। तो अगर आप मल्टीपल दे रहे हो तो क्या होगा, बताइए? कुछ नहीं पता करेगा। आपको सर कभी कुछ पता ही नहीं लगेगा ना। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि किस दवाई ने क्या ठीक किया है। सिंगल में लेस करेक्शन करना होगा और मल्टीपल में ज्यादा करेक्शन करना होगा। मल्टीपल में करेक्शन कर ही नहीं पाओगे सर, ज्यादा नहीं करेक्शन छोड़ो। हाँ, करेक्शन क्या कर सकते हैं, करेक्शन सर आप बताइए। अगर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें 12 दवाइयां हैं, आप क्या करेक्शन करोगे? उसमें कुछ नहीं कर करेक्शन सकते। क्यों पाएगा? है ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है, वो इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है। देखो अनवर भाई, ठीक है, उनको बोलना कि ये रास्ता पकड़ो। देखो क्या होता है ना, जब शैतान सर पे बैठा होता है ना, तो आपका दायित्व क्या है? भाई ही भाई की मदद करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा बताओ? जी जी। है ना? कि क्या बोला, विच क्या व्यथा यही है ना, कि ये क्या, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। के लिए मरे। तो मनुष्यता ये कहती है कि आपको मनुष्य के लिए मरना है। आप बोलिए, आप उसको बताइए, आप उसको समझाइए। नहीं समझता है, कहिए भाई 2-4 क्लास फ्री में पढ़ ले, जा पढ़, फ्री का बट्टा उधर पढ़ ले, अच्छा लगता है। देखो शैतान यहाँ बैठा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि यहां से उतरे। विक्रम बेताल याद है आप लोग? जी जी। विक्रम बेताल याद है ना? जी जी। सर शैतान कभी नहीं उतरना चाहता है, और जैसे जैसे शैतान की खुराक कम करते जाओगे, वैसे वैसे शैतान आपको और बेचैन करता जाएगा, क्योंकि उसको खुराक मिल ही नहीं रहा है। और जब उसको एकदम कमजोर कर दोगे, तब जाके आप सही रास्ते पे बढ़ पाओगे। तो मुझे जो बस जो शक्तिमान सीरियल था इसी में था, अंधेरा कम कैसे होगा, अच्छा ही है, हाँ, कन्फेक्ट अंधेरा कम होगा। देखना आप लोग, कितना बढ़िया बात बोला सर ने इस 274 एफर्जे में, और रहमान ने इसको बहुत अच्छे से बना के भेजा भी। कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है जी? अ ट्रू फिजिशियन या ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन, अ ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन, all that he can possibly desire, वो जो भी कोशिश करता है, वो जो भी चाहता है देना अपने मरीज को, फाइन, उसको कहां खोजना चाहिए? फाइन इन सिंपल मेडिसिन, एडमिनिस्टर सिंगली एंड अनकंबाइंड, याद रखना। तो एक ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन अपने मरीज को जो दवाई दे, वो कैसा दे अजीत? एक तो सिंगल दे, और दूसरा अनकंबाइंड दे। अनकंबाइंड मतलब वो नहीं सुना है, कॉम्बिनेशन आते हैं अजीत, ये ना, बायो कॉम्बिनेशन ये, बायो कॉम्बिनेशन ये, तो बोला नहीं, ये भी नहीं करना है, सिंगल देना है और अनकंबाइंड देना है। और ऐसा जब करते हैं तो यही दवाई क्या करेगा, ब्रैकेट में लिखा है कि आर्टिफिशियल डिजीज फोर्स, दैट मीन जो मेडिसिन है, विच आर able by homeopathic power completely to overpower, extinguish, permanently cure the natural disease। ये जो दवाई है जो आप दे रहे हैं, अगर आप सिंगल दे रहे हैं, अनकंबाइंड दे रहे हैं, तो उसमें कैपेसिटी होती है कि आपकी बीमारी को ठीक करे। फिर देखो, कह रहे हैं कि एक चीज दिमाग में रखिए, हनीमैन साहब कहते हैं कि he will mindful the wise of Maximus that
कहते भाई हमको पता है, उसको ये बात हम पता होना चाहिए, उसके दिमाग में ये चेतना या बुद्धि होनी चाहिए, उसकी चेतना जागृत होनी चाहिए दवाइयों को लेके। क्या होनी चाहिए जागृत सर? इट इज रॉन्ग टू अटेम्प्ट, देखो साफ साफ बोल रहे हैं सर, सीधे शब्दों में बोल रहे हैं, कह रहे हैं गलत है। इट इज रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन व्हेन सिंपल मीन सफिशिएंट। कह रहे हैं जब उंगली सीधी, घी सीधी उंगली से निकल जा रही है तो उंगली अननेसेसरली काहे टेढ़ी करना भाई? समझ में आया आपको? कह रहे हैं कि उंगली, सीधी उंगली से घी निकल जा रहा है, जब डांट के काम चल जा रहा है, घूर के काम चल जा रहा है, तो काहे मारना हो? मारेंगे तो बहया हो जाएगा। यही कह रहे हैं, अगर बात सीधे सीधे का हो जा रही है देन व्हाई कॉम्प्लिकेटेड मीन्स। तो इट्स रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन व्हेन सिंगल सिंपल मीन्स सफिशिएंट। देखो क्या बोल रहे हैं, नेवर थिंक, मास्टर हनीमैन के वर्ड से मेरे दोस्तों, कह रहे नेवर थिंक गिविंग एज ए रेमेडी एनी बट अ सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस। सामने देखो पढ़ा है, यही दवाई देनी है, सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस। क्योंकि ये दवाई तब आई जब कॉम्प्लेक्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर। मैम कैसे हैं आप लोग? गुड आई इवनिंग होप सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड कैसे इवनिंग हैं आप सर। लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड सर। इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप बस सुनाएं। बस दस एकदम एकदम बढ़िया है। नमस्ते राधे श्याम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुबोध जी, तारिक जी, दिलीप जी, सुबोध जी, गुड इवनिंग सर। भूपेंद्र सर, नमस्कार मसूद भाई, नमस्कार डॉक्टर आसिफ, नमस्कार। डॉक्टर गौरव गुड कोई इवनिंग फोन सर। किया था सर? कोई फोन किया था हाँ जी, गौरव से? कोई फोन हाँ किया हाँ था आया गौरव था, से? आया ठीक था है सर, भाई, आया। ठीक ठीक। हेलो पूनम मैम, प्रियंका मैम, कल्पना मैम, रुचि मैम, ऋचा मैम, सबको नमस्ते। कटियार सर नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास वापस से हम उसी एफर्जिम से शुरू करेंगे, 276 की द बैड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक या द साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी। ये जो जो हम हमारा होम्योपैथी का बैड इफेक्ट और साइड इफेक्ट है, उससे आगे बढ़ेंगे। और आज का एफर्जन को समझिएगा, आगे जाके दो तीन बातें और हनीमैन साहब करेंगे जिसको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखिए सर, आप लोग कहते हो ना कि सर मिनिमम डोज का क्या मतलब होना चाहिए, कितना दवाई देना चाहिए, कितना दवाई नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इन सब पे आपको बात, इन सब पे हनीमैन साहब आपको इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं। देखिए मास्टर हनीमैन कहते हैं फॉर दिस रीजन, वो जो ऊपर रीजन जो था ये मैंने कल कल मैंने बता दिया था, आज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर दिस रीजन अ मेडिसिन, इसी रीजन की वजह से एक दवाई, अ मेडिसिन इवन दो इट मे बी होम्योपैथिकली सूटेड, भले वो दवाई होम्योपैथी के हिसाब से बिल्कुल सूटेड हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, डज हार्म इन एवरी डोज दैट इज टू लार्ज। अगर आपने बहुत ज्यादा उस दवाई को दे दिया, भले वो दवाई वेल इंडिकेटेड हो, आपने उस दवाई को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में दिया तो वो दवाई बहुत ज्यादा खतरनाक आपके लिए है। ये भी कह रहे हैं मोर द हार्म, ऐसी दवाई का नुकसान ज्यादा होता है, रिकॉर्डिंग ना, मोर द हार्म ग्रेटर द या लार्जर द डोज, आपका Recording डोज in जितना बड़ा progress. होगा। सिमिलर मेडिसिन की बात हो रही है,
और जानते हो इसको आप लोग नहीं समझते एज होम्योपैथिक डॉक्टर, बट एज एलोपैथिक डॉक्टर वो लोग अगर कोई ऐसी दवाई देते हैं जिसमें सिमिलैरिटी से काम होता है, वहां पे वो माइन्यूट डोज ही देते हैं। उनको पता होता है कि इसके बाद एग्रेवेशन होगा, वो एग्रेवेशन को भी अपने पेशेंट को बोलते हैं। पीछे दिखाएंगे भी आपको। द मोर harm, the larger the dose. And by the magnitude of the dose and in strong dose, एक शब्द में कहा जाए स्ट्रॉन्ग डोज में देंगे तो दिक्कत है। तो अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। इट डज मोर हार्म, ब्रैकेट में बोलो, इट डज मोर हार्म ग्रेटर द होम्योपैथिसिटी। अब होम्योपैथिसिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी ऑफ द सिम्टम, and higher the potency selected, and it does much more injury। और ऐसा करके इस तरह का आप काम करेंगे तो इस दवाई का जो नुकसान है वो एलोपैथिक के दवाई के नुकसान से मच मोर कहीं ज्यादा है। ठीक है, कह रहे हैं मच मोर injury than any equally large dose of a medicine that is unhomeopathic in respect to adapted to mode of morbid state या allopathy। Larger the dose of an accurately chosen homeopathic remedy या medicine, and especially when frequently repeated, bring about much trouble as a rule। ये देखिए, ये लाइन थोड़ा समझिएगा। much trouble as a rule, ये बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन को समझिए। कहीं से तो मेरी आवाज इको कर रही है, आप लोग म्यूट कर लें। सब लोग म्यूट करें अपना अपना। देखिए कह रहा है कि टू लार्ज डोज ऑफ एन एक्यूरेटली chosen होम्योपैथिक मेडिसिन एंड स्पेशली व्हेन फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। एकदम एक्यूरेट दवाई आपने सुनी, एकदम सिमिलिया, एकदम टोटलिटी परफेक्ट, आपने उस परफेक्ट रेमेडी को बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट किया। तो एज ए रूल क्या कहता है, जो कल मैंने बताया था कि रूल क्या कहता है, हम छोटी बीमारी को ठीक करने के लिए बड़ी बीमारी आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। तो आर्टिफिशियली बड़ी बीमारी क्रिएट कर रहा है, दैट मीन जो दर्द सह रहा था उससे बड़ा दर्द हम देते हैं उसको, तब जाके छोटा छोटा दर्द हटता है वहां से। तो अगर बड़ा दर्द हम दे रहे हैं तो वो उसको और ट्रबल देगा ना, क्योंकि जैसे ही बड़ा दर्द शुरू होता है मेडिसिन विड्रॉ करने का रूल है। होम्योपैथिक एग्रेवेशन हुआ या आपको लगा कि आपकी दवाई ने काम करना शुरू कर दिया, आपके सिम्टम डिसअपियर होने लगे हैं, यू हैव टू विड्रॉ द रेमेडी। और विड्रॉ करके तब तक वेट करते हैं जब तक पूरा का पूरा उसका इंप्रूवमेंट नहीं आ जाता है। अब फिर इंप्रूवमेंट आना बंद हो जाता है, तब हम दवाई रिपीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, फ्रीक्वेंटली रिपीट करना शुरू कर दिया, फ्रीक्वेंटली दिया, फ्रीक्वेंटली दिया, फ्रीक्वेंटली दिया, फ्रीक्वेंटली दिया। तो कहते हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। दे पुट द पेशेंट नॉट सेल्डम इन डेंजर, खाली उसके जीवन के खतरे में नहीं डालेगा, बल्कि उसकी जिंदगी को, उसके बीमारी को इनक्यूरेबल कर देगा। दे डू इंडीड एक्सटिंग्विश द नेचुरल स्टेट so far as the sensation of right principle is concerned, and the patient no longer suffer from the original disease। अब मरीज ओरिजिनल डिजीज सफर नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक ही डोज से खत्म हो गया था, अब वो उस दवाई की बीमारी से सफर कर रहा है जो दवाई आप रिपीटेडली दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो लार्ज डोज में। ठीक है, अब इसका फुटनोट देखना, इसके दो फुटनोट है, दोनों फुटनोट बहुत अच्छे हैं। पहले फुटनोट में बोला जा रहा है पेस्टेंट और कॉम्बिनेशन की बात इसमें की गई है, ये जो अक्सर करके हम दो रीजन से दवाइयां ज्यादा डोज में देते हैं, दो रीजन से हम दवाई को हैवी डोज में देते हैं जी। एक क्या होता है, एक आदत होती है कि हैवी डोज में देना है क्योंकि हमको लगता है कि इतनी छोटी दवाई ऐसे क्या होगा, माइन्यूट डोज से क्या होगा, तो हमें मैक्सिमम डोज देना है। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि हमको किसी ने कह दिया कि ये दो, और उससे हमारा कुछ मतलब बनता है, उसको दे रहे हैं हम। ये दोनों केस में दवाई देना नहीं होता है। अब देखिए इतना अच्छे से हनीमैन साहब ने इसको बोला है, अगर आप समझ पाए तो कहते हैं कि द प्रेज bestowed of late years by some homeopathists on a larger dose is owing to this: either they are they choose low dynamization of a medicine to be administered,
कहते हैं कि ये मैं भी करता था 20 ईयर एगो, 20 साल पहले, मतलब मैं भी यही करता था। क्या करता था कि दवाई का डोज ज्यादा देता था। इसलिए क्योंकि दवाई कम काम कर रही है तो उसका डोज ज्यादा देते चले जाओ। दूसरा रीजन क्या होता है, और दैट द मेडिसिन सिलेक्टेड वे नॉट होम्योपैथिक। दूसरा क्या होता है कि हम वो दवाई देते हैं जो होम्योपैथिक सिलेक्टेड नहीं है। और क्यों देते हैं, क्योंकि किसी ने उसको क्या किया है, इम्परफेक्टली बनाया है, और हमको वो देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या कहते हैं, एंड इम्परफेक्टली प्रिपेयर्ड बाय देयर मैन्युफैक्चरर। ये किसके लिए बोल रहा है, इम्परफेक्टली प्रिपेयर्ड बाय देयर मैन्युफैक्चरर। ये जो दवाई के मैन्युफैक्चरर हैं वो इम्परफेक्टली बना दिए हैं तो हम उसको दे रहे हैं। और एक हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस है कि भाई ये दवाई को लगातार 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 देना है तो हम दे रहे हैं। इन दोनों केस में हम गलत कर रहे हैं। इन दोनों केस में मरीज का नुकसान होने वाला है। इन दोनों केस में मरीज के जनरल हेल्थ का डिस्ट्रक्शन ही है। एक कंडीशन केवल है, इंडिकेटेड रेमेडी। और देखिए इसके दूसरे फुटनोट में क्या कहते हैं, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये कह रहे हैं कि ये जो डोज है, हमको जो लार्ज डोज छोड़ के जो मिनिमम डोज का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को केवल हम नहीं फॉलो करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एलोपैथी वाले फॉलो करते हैं। और वो लोग भी, उनका मिनिमम भी बहुत मैक्सिमम डोज होता है। और फिर उस तरह की बीमारी को हटाने के लिए अलग से दवाई देनी पड़ती है। जैसे सुना होगा, रिपर्टरी में दो चीज का पॉइजनिंग खूब मिलता है, बताओ। रिपर्टरी में दो चीज की पॉइजनिंग बहुत मिलती है, कौन कौन सी। क्विनोइन की और मरकरी की। अब्यूज ऑफ क्यूनिन, अब्यूज ऑफ मरकरी। लगभग हर दवाई में देखा आपने, अब्यूज ऑफ क्यूनिन, अब्यूज ऑफ मरकरी, हर दवाई का सिम्टम है ये। हर दवा, मतलब जब भी आप देखेंगे हर दवाई में ये अब्यूज ऑफ क्यूनिन के लिए अच्छी दवाई है। तो अब्यूज ऑफ क्यूनिन किस लिए किया जाता था, क्यूनिन का अब्यूज क्यों किया जाता था बताइए, वाई क्यूनिन। मलेरिया मलेरिया मलेरिया। इंटरमिटेंट फीवर के लिए, बहुत बढ़िया मैडम। तो इंटरमिटेंट फीवर के लिए अब्यूज ऑफ क्यूनिन करते थे, क्यूनिन देते थे, क्योंकि उससे इंटरमिटेंंट फीवर टूट जाता था। तो जब भी किसी को बुखार हो क्यूनिन, बुखार हो क्यूनिन। अभी याद करिए, कोरोना में सबसे पहले दवाई कौन सी दी गई थी बताइए, एलोपैथी द्वारा, कुनेन। क्यूनिन। मलेरिया की दवाई दी गई, उसके बाद आइवरमेक्टिन, क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, वैक्सीनेशन, ये प्रोसेस चला। लेकिन सबसे पहली दवाई क्या थी, यही थी। और क्लोरोक्विन। ये दवाई हमेशा से रहती है, बुखार को तोड़ने की उनके पास इसके अलावा कोई दवाई नहीं बनी। और ये आज से नहीं, ये कई दिनों से। और यही दवाई, यही बार, इसी बात में होम्योपैथी का आविष्कार किया। सिफिलिस को ठीक करने के उनका क्या तरीका बताइए। मरकरी। 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 तो सिफिलिस को मरकरी देके ठीक करते हैं। और इतना मरकरी, इतना मरकरी, इतना मरकरी कि बंदे को मरकरी पॉइजनिंग हो गई। देखा होगा मर्क्यूरी पॉइजनिंग के लिए कितनी हमारे यहाँ रूब्रिक है, रूब्रिक दिखाएंगे आपको, रूब्रिक बना है। सिंकोना पार्क, मरकरी पॉइजनिंग, सिंकोना पॉइजनिंग। और ये देखिए, दिखाते हैं आपको, ये रूब्रिक है हमारे पास। चलिए फिर खोलेंगे कारा तो दिखाएंगे आपको, ये रूब्रिक है। अब ये कहां से आया, उसके बारे में मास्टर ने कहा इंडिकेशन दी, यहाँ पे। क्योंकि ये दो दवाइयां सिफिलिस भी ठीक नहीं होती, सिफिलिस के लिए मरकरी मरकरी मरकरी, वो मरकरी ऑइंटमेंट याद करिए। तो आज क्या हो गया है, आज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अभी आज ही मेरे पास बेचारा एक पेशेंट आया था, रो रहा था बैठ के हमारे पास। जांच में कुछ भी नहीं था, जांच में कुछ नहीं निकला। एक नाम होता है, आ, नाम मैं आपको दिखाता हूं, कुछ तो उसका नाम था, मैंने सर्च किया था। और कुछ नहीं है, बल्जिंग है, सिंपल सा बल्जिंग है स्पाइन में। और वो नॉन कैंसरस भी होता है। हाँ ये देखिए, ये नोट बढ़ा था, ये देखिए, ये बीमारी लेके हमारे पास आया। डॉक्टर ने डरा दिया, आप तुमको कैंसर हो गया है, ये हो जाएगा, बायोप्सी करनी पड़ेगी। ये लेके आया क्या, स्क्रोमल्स नोट्स, ठीक है। अब ये बीमारी हमारे पास लेके आया बंदा आज। हमें इससे क्या मतलब है, ये कोई मतलब है इससे, आर्सेनिक दें उसको हम,
कोई मतलब इससे हमको। क्या लिखा है? अ बल्ज इन ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज ऑफ स्पाइन दैट अकर व्हेन अ जेली लाइक कंटेंट ऑफ द वर्टिब्रा डिस्क हर्निएट इनटू द बोन, बोन में हर्निएट कर गया। ये कॉमन। अब इसको गूगल साहब सब कहता है यहां पे, क्या कहता है? मोस्ट स्क्रॉमल नोड्स आर पेनलेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। और इतना परेशान सर हमको बोला उन लोगों को, देखो ये यहां से हर्निएशन होता है। जी जी। अब हमारे पास आया, वो रो रहा है, केस पूरा बैठ के, उसकी पत्नी रो रही है, वो 3 बार अपना गाड़ी ठोक दिया आते आते। कहां से? वो श्रावस्ती क्या इधर से, फैजाबाद से और आगे से आया था हमारे। क्या डॉक्टर साहब बोला है कि बायोप्सी कराना पड़ेगा, टिश्यू निकालना पड़ेगा डॉक्टर साहब। फिर बोल रहे हैं कि कीमो भी करना पड़ सकता है, रेडियो भी करना पड़ सकता है, और आज ही कम से कम 36,000 का जांच हो गया है। हमने कहा अच्छा, कोई बड़ी बीमारी होगी, लाइए दिखाइए। तो सर ये निकला है उसमें जांच में स्क्रॉमल? जांच में लिखा क्वेश्चन मार्क है बेटा, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत मार्क सारे लगाई। लोगों में कॉमन आता है, बहुत सारे लोगों में कॉमन आता है। नोट ये निकला है सर स्क्रॉमल नोट? हाँ निकला, उसके जांच में कॉमन आया ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क इज दिस। तो पहले से कोई मतलब ही नहीं फिर। अब हमारे पास आया, बंदा आया, हम क्या करें आप बताओ? हमारे लिए वो जरूरी है? हमारे जरूरी क्या है? वो सिम्टम क्या दे रहा है? उसे लग क्या, वो वही इनसिक्योरिटी, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे करेंगे काम, छोटे छोटे बच्चे हैं, मार दुनिया भर की एंजाइटी, स्ट्रेस, सस्पिशियसनेस पड़ा हुआ है। उससे पहले एगेरिकस दिया था, आराम मिला थोड़ा बहुत। एगेरिकस में बहुत चिंता होती है, पता है आपको? एगेरिकस भी वह भाई होता है किसका? आर्सेनिक का। A lot of anxiety in agaricus with a marked pathology on spine. Agaricus का जित ऑल फंगाई हैविंग मार्क एक्शन ऑफ स्पाइन, स्पेशली कौन सा स्पाइन में, कौन सा फंक्शन अजीत? मोटर फंक्शन। तो ट्रेम्बलिंग होता रहता है ना। हाँ, मोटर फंक्शंस, जितने भी मोटर नर्व्स होते हैं दे आर अफेक्टेड यूजुअली बाय एगारिकस बाय फंगाई। तो उसकी एंजाइटी को ठीक करना है ना। याद करिए, मैंने बताया था आप लोगों को रिपोर्टरी वाली क्लास में कि हमें पेशेंट को पहले समझना है, उसकी एंजाइटी को दूर करना है, उसके तकलीफ को समझ के उसको पहले समझाना है। जैसे रूट काज वही होता है। रूट कॉज वही होता है। अब इतना इतना सोचो अजीत, मेरे पास एक पेशेंट आई, वो पहले मेरे पास स्टोन लेके आई, और स्टोन जो था वो 9 mm का स्टोन था, मतलब 9 mm का स्टोन था गाल में। और लोगों ने एकदम उससे शर्त लगा लिया, हम लोग भी देखिए कि ऐसा नहीं है, मेरे मेरे कम से कम तीसरा या चौथा जीबी स्टोन निकला होगा मुझसे। बहुत सारे पेशेंट जीबी स्टोन क्या है, और उनको उनका जीबी स्टोन उनको ट्रबल नहीं दिया, और अभी भी चल रहे हैं वो। कई लोगों का चला गया, कई लोगों का नहीं गया। तो वो जब आई, तो जहां जांच करा के आई थी वहां से दोबारा जांच कराया तो 13 mm का हो गया। फिर कहा कहीं और जांच करा लो, वहां जांच कराया तो 8 mm का, पता नहीं 8 mm या 7 mm का हुआ। फिर कहा जाओ उन्हीं के पास चले जाओ। लगभग 1 साल बाद दोबारा जांच हुआ, जब उसके पास गई वो लेडी, तो उन्होंने कहा कि अरे पथरी तो नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसने कहा अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब इससे पहले हमको पथरी थी। उसने बोल दिया अच्छा आपको पथरी थी, अच्छा आइए आइए दोबारा आइए, दोबारा आइए। अब बेचारा दोबारा जांच किया, और दोबारा जांच करके क्या निकाल दिया जी? पथरी। वो भी कितने की निकाली? 3 mm की। कुछ न कुछ दिखाना है। 3 mm की। फिर उस महिला को रहा नहीं गया,
उस महिला को रहा नहीं गया, तो कही कि नहीं, हम फिर जाएंगे, हम फिर जाएंगे, कहीं और जांच कराएंगे। उसने जहां जांच कराया वहां पे भी पथरी आया ही नहीं, स्लर्ज आया। तो हमने कहा एक काम करो, कुछ मत कराओ, मेरे पास आ जाओ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब पथरी गायब हो गया। जी इसका मतलब पथरी ठीक हो गई। अब जबरदस्ती से पथरी दिखाना जरूरी है क्या? आप बताओ। नहीं, जब नहीं है तो जबरदस्ती पथरी दिखाना जरूरी है क्या? ये न्यू ईयर गिफ्ट था मेरा। तो 1 तारीख को ये लेडी आई थी, मतलब नया साल का गिफ्ट था ये। मैंने कहा आपको नया साल का गिफ्ट मिल गया? तो डॉक्टर साहब हम बहुत खुश हैं। ये सर देखिए। कौन सी दवाई दी थी? आप बताइए कौन सी दवाई होगी? देखिए लेडी सामने है आपके। हाँ जी मैडम, क्या हाल है? बताइए। सर ठीक है। क्या नाम है आपका? रिंकी वर्मा। रिंकी जी। रिंकी जी, क्या परेशानी थी आपको? सर मेरी पथरी थी, हाँ, अब ठीक हो गई। कहाँ पथरी थी? यहाँ पित्त की थैली में। कितने बड़ी थी पथरी आपकी? पहले 9 mm की थी, हाँ। जब दोबारा करवाए अल्ट्रासाउंड तो उसमें 10 mm की निकली। और अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप हमारे पास लगभग 6 महीने पहले आई थी? नहीं सर, हाँ, 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। अच्छा, फरवरी में पहली बार आए थे। अच्छा, 8 फरवरी को हमारे पास आई थी पहली बार। लगभग 1 साल में पथरी चली गई आपकी, ठीक है। तो 1 साल बाद आपको नए साल का गिफ्ट मिला ना? जी सर। आज तो आप आज 1 तारीख है, जी तो हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया आपको। जी सर। तो क्या 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 कहना चाहती हैं आप बाकी के लोगों को, कि ये लोग कहते हैं कि पथरी का इलाज नहीं है या होम्योपैथी में इस तरह की बीमारियों का इलाज नहीं है, तो आप क्या मैसेज देंगे नए साल के लोगों को? सर हम भी यही पहले सोचते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ आके ऐसा लगता है कि अब ठीक हो जाएगा। हम तो सबसे यही कहेंगे कि यहाँ आइए, दवा कराइए तो ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथी का दवाई कराइए, हाँ। इससे आप ठीक हो जाएंगे। हाँ? जी सर। तो आप देखिए, जब आप हमारे पास आई थी तो बहुत देखिए इनका ये दिखाते हैं आपको। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आई थी तो इनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये है। ये गाल ब्लैडर नॉर्मल पोजीशन कैलकुलस का रिपोर्ट ये है। और आज हमारे पास आई हैं और देखिए जब मल्टीपल आता था गाल ब्लैडर जो है वो मल्टीपल almost रहता normal है। थोड़ा बहुत जब मल्टीपल होता इन्फ्लेमेशन है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। मल्टीपल होगा तो और भी ये निकल जाएगा। क्या करना है रिपोर्ट यार? हम पथरी थोड़ी ठीक करते हैं यार। हिस्ट्री देखो हुई थी। रिपोर्ट, केस देखो, डेट सिंपल केस है यार। 8/2/2024 को रिंकी जी, इनके हिस्ट्री में हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखिए इनका केस टेकिंग किया गया था। तो केस 2 टेकिंग बार के दवाई बाद चेंज होगी। इनको ये दवाई दी गई। पहला प्रिस्क्रिप्शन जो इनका था वो पल्साटिला 201 डोज का था, 15 दिन का दवाई दिया गया था। इसके बाद बीच में थोड़ा फिर दोबारा एक बार पल्साटिला रिपीट किया गया। फिर बीच में परेशानी बढ़ी थोड़ी, तो एक बार फिर से री केस टेकिंग कराई गई 26/6 को। वापस से री हिस्ट्री हुई। री केस टेकिंग के बाद जब इनका स्टैंड स्टिल हो गया, जैसे हनीमैन साहब कहते हैं ना अपने एफर्जन में, कि जब केस रुक जाए या नए सिम्टम आए तो दोबारा केस लेके फिर उनको सल्फर दिया गया था 1 महीने की। और आज लगभग ठीक है आप, ठीक है। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो क्या क्या इंडिकेशन इसमें पल्स कैसे दिख रही है पता है? क्या हाल है? सर ठीक। पल्स क्या है इसमें? पल्स में क्या दिख रहा है? एक तो आई से झुकी है, क्या अफेक्शन, एल्डिंग। देखा तुमने? नाइट्रम होती तो कभी ऐसे नहीं बैठती दोस्त। नाइट्रम प्लाटिना, यस, मिनरल सी समझते हैं। अफेक्शनेट है ये। दूसरा, पहली एक अच्छी, मैं अपने प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं। कभी भी पल्सर ना हल्का सा सिंदूर नहीं लगाती है। पल्स का सिंदूर एकदम खून भरी मांग होता है, तो ऐसे एकदम पूरा एकदम यहां तक जाता है। बैराइटा के भी दे बताए थे आप। बराइटा का भी ऐसा ही होता है, स्पेशली बराइटा म्यूरेटिकम, राइट। बाकी जो, क्योंकि ये बस डिवोटेड है ना, डिपेंडेंट है ना। बाकी लैकेसिस होती, ये यहाँ लगाएगी, ये दिखे ना कोई कि हम शादीशुदा है। ये पल्स फिर बाद में सल्फर से ठीक हुई है बाद में। अब वाई ऐसे देखा जाता है एंटीस्फोरिक दे दिया बाद में हमने, सिम्टम आया तो।
स्टैंड स्टिल होने भी दिया जाता है सल्फर ना। हनीमून बोलते हैं साफ साफ यार, ये सब बात ये प्रैक्टिस में दिखता है। अब देखो इस लेडी में और इस लेडी में क्या अंतर है, दोनों को देख के आपको क्या लग रहा है? सर ये वाली ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। ये वाली एक्सट्रोवर्ट है, और डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल कौन सी लगी? येलो ये साड़ी वाली। वाली सर, खूंखार है थोड़ी। ओंकार एकदम। तो आप ऐसे जाओ, ये यही तो देखना, और क्या बीमारी से क्या मतलब है हमको? ये देखो, हमें बीमारी से मतलब ही नहीं है। चाहे कैंसर लेके बैठे हो, चाहे ट्यूमर लेके बैठे हो, चाहे गांठ लेके बैठे हो, चाहे पथरी लेके बैठे हो, जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई दोस्तों, जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई, एक देखिए ये भी है, जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई उस दिन आपने जंग जीत लिया, खेल खत्म। असली होम्योपैथी उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन आपके दिमाग में आ गया कि वी आर हेयर टू ट्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्टिंग फ्रॉम अ सर्टेन इलनेस, वी आर नॉट हेयर टू ट्रीट इलनेस और पैथोलॉजी और एनी अदर नेम ऑफ डिजीज। मास्टर एनिमल तो यहां तक बोलते हैं कि भैया जरूरी नहीं आप बीमारी का नाम लो ना, बोलो अ केस ऑफ डायरिया, अ केस ऑफ फीवर, ऐसे बोलते हैं, नाम ही लेना होता है। जब पढ़ाएंगे ना आपको सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी तो पता चलेगा। टाइप का काइंड ऑफ। हाँ, तो पेशेंट को समझना है, ये आपका काम है। आपका काम कुछ और है ही नहीं। इतना छोटा सा बात है जिसको आप समझते नहीं हो और पेशेंट को रिजेक्ट करते हो, और मिनिमम डोज देना है। बात कहां से आई थी? बात आई थी पॉइजनिंग पे, बात आई थी ओवरडोजिंग पे। इसीलिए ओवरडोजिंग का हिस्ट्री होता है। वो दवाइयां देखो, एलोपैथी में दो ही दवाई दी जाती है हमारी सिमिलैरिटी के बेसिस पे, दो, सिंकोना और सल्फर। सल्फर देते हो लोग इरप्शन में, पता है आपको? यस सर। इसको कहते हैं गंधक, हिंदी में क्या बोलते हैं? गंधक। गन। यस। ठीक है, देखिए ये देखिए, कहते हैं 10, द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ एग्रेसिव एलोपैथिक लार्ज डोज of mercurial against syphilis develop almost incurable malady। देखो, इसीलिए कहते हैं वहां पे, ये आपको दिखेगा, यहां नहीं दिख रहा आपको सिमिलैरिटी का बीमारी देखना, देखिए जाएगा उधर एलोपैथी देखिए ना। आपने मरकरी लगातार दिया तो एक ऐसी बीमारी हो गई जो कभी ठीक नहीं होगी। when at one of a several dose of mild but active mercurial preparation would certainly have radically cured in a few days or the whole venereal disease together with canker, जबकि एक छोटा सा प्रिपरेशन, एक्टिव प्रिपरेशन, थोड़े देर में पूरी की पूरी सिफिलिस को ठीक करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसका लगातार 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 डोज एक ऐसी बीमारी क्रिएट करता है सर जिसको आप ठीक नहीं कर पाओगे, provided it has not been destroyed by external measures as always done by allopathy। देखो ब्रैकेट में बोला, ये जो मरकरी का डाइल्यूशन है वो खटाक से अंदर से ठीक कर देगा, अनलेस अनटिल आपने बाहर से उसको पहले से उसका जुगाड़ ना लगाया हो, आपने बाहर से कुछ क्रीम पाउडर लगा के। फिर कह रहे हैं इन द सेम वे, सिंपल वैसे ही जैसे पॉइजनिंग मरकरी की है, जो जरूरी नहीं थी, लगातार देख के हमने मरकरी की पॉइजनिंग कर ली, जबकि मरकरी एक्टिव डोज में देते, स्मॉल डोज में देते तो सिफिलिस को ठीक कर सकता था। हाँ, ऐसे केस में वो स्मॉल डोज ठीक करता जिस केस में प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को आपने बाहर के इलाज से हटाया नहीं होता। यहां पे भी पॉइंट है, दैट मीन्स आपका प्राइमरी सिम्टम ऑफ द मियाज्म को डिस्ट्रॉय नहीं किया किसी ने, ऊपर से एप्लीकेशन नहीं लगाया। ये जब वन साइडेड में जाओगे ना तो बताया जाएगा कि बाहर की बीमारी बेसिकली बाहर से नहीं अंदर से आती है, और इलाज अंदर करके बाहर का ठीक किया जाता है। हम लोग क्या कहते हैं जी, बाहर से ठीक करते हैं, इसको क्रिमिनल एक्टिविटी, और यही कारण है बहुत सारे मेटास्टेसिस का। ठीक है, इन द सेम वे, जस्ट मैम बोलिए।
सर जो मरकरी बता रहे हैं तो ये क्या मतलब, यहाँ समझे नहीं। मरकरी नहीं समझी? अरे पारा। इस जमाने में अभी भी सिफिलिस को ठीक करने के लिए क्या देते थे हम लोग? मरकरी तो देते हैं। करीब पारा लगा देते। पारा लगाते थे, पारा खिलाते थे, सब यही करते थे हम लोग। और सुना है आप लोगों ने, सोना में पारा लग जाए तो सोना क्या होता है? खराब हो जाता है। गल जाता है। वही, डिस्ट्रॉय द सोरा। डिस्ट्रॉय। और देखिए, इन द सेम वे, क्योंकि आज ना मैम रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी हो गया है, पहले नहीं था, पहले यही होता था। इन द सेम वे द एलोपैथ गिव सिंकोनाबाग या परवेन बाग and quinine for intermittent fever daily in a very large dose where they are correctly indicated, and where one very small dose of highly potentized China would unfailingly help in MRC intermittent even the person who are not affected by the evident story diseases. कहते हैं भाई वो वहां पे वो भी देते हैं दवा के, क्योंकि वहां पे एक डोज दीजिए काम खत्म। लेकिन फिर भी वो एक डोज नहीं देते क्योंकि उनकी आदत है ज्यादा दवाई देने की। तो ऐसा करके क्या करते हैं वो, क्रॉनिक चाइना मेलेडी। फिर क्या करते हैं देखो, क्रॉनिक चाइना मेलेडी, फिर क्या डेवलप हो जाता है जी? चाइना की बीमारी। देखने में चाइना लगेगा लेकिन चाइना से काम बनेगा नहीं। देखने में मरकरी लगेगा, मरकरी से काम बनेगा नहीं। कह रहे क्रॉनिक चाइना मेलेडी। और वो कब बनता है? कपल विद द सेम टाइम डेवलप सोरा it produce which if the dose not gradually kill the patient। ये जो बीमारी है, ये जो लगातार आप लोग खिलाते हो ना बुखार में, पैरासिटामोल 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 पैरासिटामोल, सिनकोना सिनकोना सिनकोना, कह रहे हैं आपने अगर लगातार इसको दिया तो अगर इसने आपकी जान नहीं ली, अगर इस बीमारी ने, अगर इस दवाई ने आपकी जान नहीं ली, भले आपका फीवर ऊपर से ठीक हो गया लेकिन अंदर से आपका जान ले रहा है। अगर इसने आपकी जान नहीं ली तो आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन को इतना डैमेज कर देगी, और स्पेशली किसको सर? स्प्लीन एंड लिवर। सुना होगा, मलेरिया फीवर में सबसे ज्यादा क्या खराब होता है? स्प्लीन बढ़ जाता है। स्प्लीन और लिवर। स्प्लेनोमेगाली हो जाती है इसमें। स्प्लीनोमेगाली, लिवर भी बढ़ जाता है, स्प्लीन भी बढ़ जाता है। इफ द डोज नॉट ग्रेजुअली किल द पेशेंट। साफ साफ देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। ये मास्टर हनीमैन ने उस समय कहा, द बैड इफेक्ट ऑफ द एलोपैथी। If the dose not gradually kill the patient by damaging the internal important organ, yeah, internal important vital organ, especially a spleen, will put him nevertheless suffer for a year in a sad state of health. A homeopathic antidote for such misfortune produced by abuse of large dose of homeopathic remedy is hardly कंसीएबल। कहते हैं भैया अगर होम्योपैथी डॉक्टर को इस तरह का डोज दे के एंटीडोट करना पड़ जाए तो ये क्या है? ये हार्डली कंसीएबल है, ये सोचने लायक ही नहीं है। तो कितना बढ़िया बात तो, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अगर आपकी दवाई का अजीत आप ही को एंटीडोट देना पड़ जाए, एक होम्योपैथिक दवाई को अपनी दवाई का एंटीडोट देना पड़ जाए, तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो यही बोल रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर एंटीडोट फॉर सच अ मिसफॉर्च्यून प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज हार्डली इनकंसीएबल। हार्डली कंसीएबल, ये कंसीएबल है ही नहीं कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर होके लार्ज डोज दे रहे हो और आपकी दवाई का बैड इफेक्ट हो गया और आपको उसको एंटीडोट करना पड़ रहा है। आपकी रेमेडी रॉन्ग हो सकती है, ये जस्टिफाइड है मेरे दोस्त। योर रेमेडी शुड बी रॉन्ग एंड इट इज जस्टिफाइड, राइट? बट आपको आपकी दवाई का एंटीडोट देना पड़ रहा है। हर मेडिसिन में शायद हर मेडिसिन में एंटीडोट दिया जाता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, क्यों आया? क्योंकि हनीमैन ने क्या बोला देखो, क्यों आया देखो, ये बात समझो ना। होम्योपैथी को जानते हो,
अच्छे से प्रैक्टिस एलोपैथी ने किया है। देखो ब्रैकेट में क्या बोला अजीत, ये जो लास्ट डोज दे रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या बोला, एज आई माई सेल्फ यूज टू डू 20 years ago। ये हनीमैन ने कहा है, मैं ऐसा करता था। और यही बात जानते हो कहां बोला है, फुटनोट बताओ जल्दी से, 81 81 एफोरिज्म का फुटनोट में भी सेम यही बात बोली गई है। 12 ईयर में जो हाँ एक सेकंड रुकना। हाँ जी बोलिए सर। हाँ बोलिए, प्रणाम, कोनो जरूरी बा, हम तो क्लास में बानी। बढ़िया बा, क्लास में बानी हम, पढ़ावा तानी लेखन के। तो अगर कोई जरूरी हो तो कोई बात फोन करें। अच्छा बस 10 मिनट में फोन करते हैं आपके। ठीक है भैया, समझ में आया आपको अजीत? क्योंकि ये कांड मास्टर साहब कर चुके थे ना। अब फुटनोट देखो ध्यान से, 77 फॉरजम 18। एफोरिज्म 18 फुटनोट 77 में ये बात बोला उन्होंने। आई स्पेंड 20 years। पहले मैं भी ऐसा करता था, लेकिन जब मैंने किया तो अब मैं ऐसा नहीं करता हूं। अब देखिए यहां से, फॉर द सेम रीजन and because a medicine provided the dose of it was sufficiently small as is all the more। देखो ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि जो ऊपर मैंने कारण बताया कि लार्ज डोज देने के बाद क्या, देखो ये सब लार्ज डोज की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान देना। ये सब इंडिकेटेड दवाई का बड़ा डोज, जैसे लोग सीसी भर के दवाई खिलाते ना, याद करो पूरी सीसी दे दिया खाने के लिए, यस पूरा पौंड दे दिया खाने के लिए। ये पीटीसी दवाई भर भर के दे रहे हैं, एकदम पूरा एकदम ट्रे उठा उठा के दवाई ले जा रहे हो तुम। मैं देखा सिमिलर बहुत से में होम्योपैथिक डॉक्टर लोग दवाई देते हैं। सिमिलर मेडिसिन को लार्ज डोज में देना ना सर। अरे कई सुनो, दवाई अब होम्योपैथी में तुम किस बेस पे दवाई देते हो अजीत? नहीं नहीं, इसमें बता रहा है मतलब सिमिलर जो एफोरिज्म कहा गया सिमिलर मेडिसिन को लार्ज डोज, तो होम्योपैथी में दवाई का आधार क्या होता है अजीत? मतलब सिमिलिया ही होता है। सिमिलिया होता है। तो जो भी दोगे तुम ईटीसी से पीटीसी, सब सिमिलिया के बेस पे दोगे। सही कह रहे हो उपेंद्र सर? कोई और बेस तो है नहीं, अपोजिट की बेस पे तो देंगे नहीं हम सिमिलिया के बेस पे देंगे। तो सिमिलिया के बेस पे जब तुम हाई डोज दे रहे हो तो पीसीटी तुम, सिमिलिया कहाँ है सर? अरे उससे अच्छा बताओ क्या होता है होम्योपैथिक दवाई, क्या होता है? नहीं नहीं, तो तुमको पीसीटी डायरिया हुआ है, सिमिलिया क्या कहाँ देते है? हैं खाने के लिए? तो होम्योपैथिक दवा थोड़ी है सर, वो सिमिलिया कहाँ होगी उससे जब? क्यों नहीं है होम्योपैथिक दवाई, क्यों क्यों नहीं है? है वो? अच्छा तुम उसको लेके चल रहे हो क्या? वो हटा किस दो है? दिमाग से। नहीं ठीक है, मुझे पीसीटी। जो भी है टिंचर के फॉर्म में ही है, मिक्सिंग के फॉर्म में ही है। वो जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसका बेस क्या है देने का? what is the philosophy behind all this shit? philosophy is also similar। कॉन्स्टिपेशन के लिए वो लोग वही दवाई देते हैं जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है, एंड रिजल्ट है। है आजकल स्पॉन्डिन के लिए वही देंगे जो स्पाइन को ठीक, मतलब वापस से बीमारी लेके जाएगा। तो सिमिलिया के बेस पे ही देते हैं। तो यहां ये बात हो रही है कि आपको लार्ज डोज नहीं देना है, आपको स्मॉल डोज देना है। लार्ज डोज के क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं वो समझा रहे हैं आपको। अंडरस्टैंड एवरीवन? आप सब यस लोग क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस 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 सर। चलिए, तो अब हनीमैन आपको एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि देखो भाई, इसी कारण से मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी दवाई जेंटल क्योर करे, जेंटल इफेक्ट करे, जैसा एफोरिज्म 2 कहता है, क्या कहता है जी 2? द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट। rapid gentle permanent restoration of health, removal and annihilation of the disease in whole extent in the most shortest, most reliable, easily comprehensible principle। अब चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, ये एफोरिज्म कहता है क्या? फॉर द सेम रीजन, ये जो कारण था ऊपर, and because a medicine provided the dose of it was sufficiently small
is all the more solitary and more marvelously efficacious the more accurately homeopathic selection has been. कहते भैया जितना स्मॉल उतना मार्वलस इफेक्ट। ले लीजिए, ये लिखा है, जितना स्मॉल उतना मार्वलस इफेक्ट। A medicine whose selection is being accurately homeopathic must be all more solitary the more its dose is reduced to degree of minuteness appropriate for the gentle remedial effect। कह रहे भैया अगर आपको दवाई से मजा लेना है तो जितना हो सके उतना माइन्यूट दीजिए। अब एक सवाल आता है, अर्थमेटिकल माइंड वाला पूछेगा, अच्छा तो कितना माइन्यूट डोज हुआ, आप ही बता दो। तो हनीमैन साहब के सामने भी ये सवाल आ गया जी, व्हाट डू यू मीन बाय माइन्यूट डिजीज, कुछ तो मात्रा होगा। तो मास्टर ने बताया। अब कह रहे हैं देख भाई, जितना माइन्यूट हो सकता है, ये थियोरेटिकल अब्सर्डिटी मत फंसो, तुम दो अपने हिसाब से, जिसपे तुम सेट हो जाओ वही तुम्हारे लिए माइन्यूट है। अपने विवेक पे। अब विवेक का मतलब है दिन रात खिलाए जा रहे हो, स्टिमुलेशन की बात हो रही है। ये क्लियर है ना? यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक इस एफोरिज्म तक। ये एफोरिज्म क्या कह रहा है? जितना माइन्यूट उतना ज्यादा जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। अब देखिए, ये मास्टर हनीमैन सवाल पूछ रहे हैं, बहुत शानदार इंसान है हनीमैन साहब। मतलब मैंने ऐसे इंसान को आज तक मतलब पढ़ा नहीं, जिस एक इंसान ने आपको क्वेश्चन भी दिया, दैट मीन्स आपके दिमाग को क्वेश्चन के फॉर्म में सोचने पे मजबूर किया, फिर एट द सेम टाइम उसने आपको आंसर भी दिया। अब सोचो कितना द्वंद चलता होगा उनके दिमाग में, यार ये लिख रहे हैं तो अगर ऐसा हम लिख, मास्टर हनीमैन के थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, हम अगर ये लिख रहे हैं कि माइन्यूट डोज देने का, तो लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि माइन्यूट डोज क्या है, तो इसका भी जवाब देंगे। अगर हम लिख रहे हैं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाना है, तो फिर वो जो हमने पीछे लिखा कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं लगाना है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर हम लिख रहे हैं कि मियाज़म ब्लूम करता है, तो आखिर वो कौन सा फैक्टर है जिससे मियाज़म ब्लूम करता है। तो मास्टर हनीमैन ने आपको सवाल तो दिया, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने उस सवाल का जवाब भी आपको दिया। वो कहा देखो ये जवाब है। जैसे घर वाले नहीं होते सर, आपको चैलेंज में डालते हैं तो पहले आपको फड़फड़ाने देते हैं, पहले कहते हैं तुम कोशिश कर लो, और जब कोशिश करके हार जाते हैं या कोशिश करते हैं और वो चीज अप टू द मार्क नहीं होता है, तो घर वाले फिर क्या करते हैं, एक अच्छा गुरु टीचर क्या कहता है आपको, फिर आपका उंगली पकड़ के आपको सिखाता है, देखो सवाल ये था, जवाब, वो टेस्ट करता है आपको। बहुत पहले मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, तीन शिष्य होते, तीन स्टूडेंट होते हैं, एक महान गुरु के तीन स्टूडेंट होते हैं, और तीनों बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। सुनाते हैं आपको कहानी, टेस्ट क्या होता है। अब तीनों स्टूडेंट ने एक साथ शिक्षा ली, ठीक, और शिक्षा लेके अब उनका पढ़ाई पूरा हो गया और सारे परीक्षा में पास हो गए। वो कोई ऐसा परीक्षा नहीं बचा जिसमें वो पास ना हो, और सब एकदम परफेक्ट थे कि अब जाके ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है। तो लास्ट में जब सब जा रहे थे, एकदम था गुरु दिल भरे दिल से गुरु आए, कहे ठीक है जाओ अब जाके तुम लोग मानवता की सेवा करो, लेकिन एक देखो जा रहे हो तुम, शाम हो गई है एकदम, और रात होने से पहले नदी पार कर लेना। रात होने से पहले नदी नहीं पार किए तो फिर तुम लोगों को वापस यहीं आना है।
कुछ भी हो जाए, जाओ वहां जाके रिपोर्ट करो। अब तीनों चेला उनके चाप के निकल लिए एकदम। नहीं होता कभी कभी शाम से पहले घर पहुंचना है। सोचो इंटेलिजेंट गुरु का क्या होता है, कैसे गुरु आपको परेशानी में डाल के आपसे उपेक्षा करता है कि आप उसका सटीक आंसर चुनो। यही एफोरिज्म आगे बोलने वाले हैं हम आपको। यही एफोरिज्म, यही यही इसी एफोरिज्म, इसी कहानी का सारांश वो एफोरिज्म है 78। ये जो कहानी सुना रहे हैं इसी कहानी की समरी है वो, इसी स्टोरी का समरी है वो। तो तीनों शिष्य खट 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 चले, एकदम जल्दी थी। अरे अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। तो अंधेरा होते होते दो चेला, दो बहुत स्मार्ट लोग थे एकदम, वो जब जा रहे थे तो रास्ते में दोनों को कांटे दिखे और पीछे से 4-5 लोग आ रहे थे। उनको तेजी से क्रॉस करके ये तीनों लोग आगे बढ़े थे और रास्ते में बड़े बड़े कांटे, और दोनों साइड हट के निकल लिए। खैर हट के साइड निकल लिए, उनको नदी पार करके उस पार गुरु का आदेश है, कैसे रुके हम? शाम से पहले। शाम से पहले गुरु का आदेश है, मानना है राम चाम तो एकदम कांटा वाटा छोड़ के भाग लिए एकदम। एक था जो गधेला था उसमें से, वो आया, उसने कहा, उसने क्या किया, मानवता को परिचय दिया। से कांटा हटाने लगा। मानवता। कांटा हटा रहा वहां से, जी। क्योंकि उसको पता है पीछे 4 लोग आ रहे थे, अंधेरा हो गया था, दिखता नहीं उनको। अगर वो कांटा हटाए या उस पर जाए, उसके दोस्त खड़ा हो यार बेवकूफ कहेगा, जल्दी चल जल्दी चल, गुरुजी बुलाए हैं उधर, तुम क्या कर रहे हो उधर, जल्दी भाग जल्दी भाग। वो लोग उसको मतलब उसको बोल रहे चलो चलो चलो, मत छोड़ो, छोड़ दो, चलो जल्दी से उस पार चलना है। लेकिन वो चुनते चुनते लेट हो गया और अंधेरा हो गया, और उस पार वो नहीं जा पाया क्योंकि पीछे के लोगों को बताना था उसको कि सर यहां पे कांटे हैं, प्लीज बच के जाइए। सुबह हुई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, गुरुजी मिले, तीनों लोग पहुंचे। ये सुबह पहुंचा बेचारा, तो गुरुजी ने कहा हे दोनों दोनों फर्स्ट सेकंड टॉपर वापस चलो, वापस आश्रम में चलो, तुम लोग गधे हो, तुम जाओ, तुम जीत गए। सबको लगा गुरुजी ने कहा कि वहां पहुंचना है, हम तो पहुंच गए, और ये एक दिन बाद पहुंचा, फिर भी ये जीत गया, हम हार गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जवाब आई होप आप लोग सुन लिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। उस एजुकेशन का कोई फायदा है जिस एजुकेशन से हम समाज को कुछ दे ना पाए? आप बताओ, आप रास्ते पे कांटा गिराया, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हो, पीछे से लोग आ रहे हैं, आप छोड़ के चले जाओगे? नहीं। तो हनुमान साहब अभी बोलेंगे, ये बोलेंगे छोटा डोज क्या होता है। हम कहले क्या होता है, छोड़ो, खा के देखो, खिला के देखो, समझ में आए तो छोटा डोज बनाओ, नहीं तो फिर से डोज दो। वहीं तक डोज आपका छोटा है जहां तक उस दवाई ने आप में एक्शन शुरू नहीं किया। उसके लिए आपको 1 डोज देना है, 2 डोज देना है, 3 डोज देना है, 4 डोज देना है, दो जितना देना है। जैसे आपकी दवाई ने काम करना शुरू कर दिया, यू शुड इमीडिएटली स्टॉप द रेमेडी। ये है इस कहानी का सारांश। आपको अपना विवेक अपनाना है। आपको पता है मेरी रेमेडी राइट है, ठीक है। ये बताओ कुआं कब तक खोदते हो? किसी ने बोल दिया 100 मीटर खोदो, पानी नहीं मिलेगा तो वापस खुद के घर आ जाओगे, क्या करोगे जब तक आप? नहीं मिलेगा तो बताएं। एग्जैक्टली। प्रैक्टिस करो, सफलता मिलेगी। 4 दिन की, नहीं मिला, हम जा रहे हैं, गोबर उठाएंगे। सर मास्टर हनीमैन के एक एक एफोरिज्म आपको लाइफ लेसन सिखाते हैं, अगर आप में काबिलियत है तो। ये होम्योपैथी हनीमैन साहब के साथ पास भी थी, ये होम्योपैथी कैंट के पास भी थी, ये होम्योपैथी बोनी के पास भी थी, ये होम्योपैथी आज के सक्सेसफुल डॉक्टर के पास भी है, और ये होम्योपैथी उनके पास भी है जो होम्योपैथी करके भी बेचारे परेशान है।
शिक्षा सबको बराबर मिलती है सर। आपका चरित्र, आपकी भावनाएं, आपका सबकॉन्शियस स्टेटस उस एजुकेशन को कैसे यूज करता है, ये डिपेंड आप पे करता है, आपके परवरिश पे करता है। तो ये एफोरिज्म में मास्टर एनिमल ने साफ साफ कह दिया, देखिए साफ साफ कह दिया। अच्छा 10 हो गया, ओके। ये कब 12 बजे तक पता नहीं चलता यार। चलो इसको ये कल ऐसा पढ़ना है। ऐसा देखिए है इन्हें तो बोला है, यहाँ पे देखिए कहा है कि ये बोलते हैं ना यहाँ पे कि हाँ, solve to problem is may be to convince not work of theoretical speculation। थ्योरी पे मत जाइए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप देखिए, देखा ना, it is just impossible to tabulate the in advance all imaginable cases। imaginable मतलब ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि हम इनको कितना डोज देंगे। भाई आसिफ भाई हैं, या आसिम भाई हैं हमारे, आसिम भाई, आसिम सजाद जी, अब इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज कर दीजिए ना। अब ये शायद एक रिक्वेस्ट में ना सुने, तो प्लीज दोबारा सर प्लीज देख लीजिए ना, सर दोबारा प्लीज देख लीजिए ना। हो सकता है चौथे बार में कहें ठीक है गौरी जी आइए करते हैं। भूपेन जी को हम बोले सर देख लीजिए, अरे गौरी जी चिंता मत करिए, आपने बोल दिया हो गया। तो ये क्या है, ये तो उनके सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगा ना। लेकिन आप अगर सही हो तो क्या दिक्कत है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो क्या करती है सावित्री ने तो अपने मरे हुए हस्बैंड को भी किया, हम ना मानेंगे मरे हैं, जाओ वापस करो। जी जी वापस करो भाई, नहीं मानेंगे मने, वापस करो वापस करो वापस करो। लड़ गई ना, हम नहीं जानते हैं, हमारा वापस करिए, क्योंकि हम साफ सुथरे सही हैं। तो ये इंटेंट होता है, ठीक है। चलिए विल डिस्कस टुमारो विद द ग्रेटर, अच्छा टुमारो तो है ही नहीं, टुमारो तो कुछ और है। कल की क्लास दमदार है और कल प्रसाद नहीं बटेगा, बता जी दे रहे हैं, कल प्रसाद नहीं बटेगा। नहीं हाँ, जो बताइए। लोगों को पेमेंट देने में थोड़ी देर हो रही है, प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए आप हमें, हम आपको ग्रुप पे ऐड कर देंगे। देर से बेर आप दे दीजिए, कंफर्मेशन दे दीजिए कि हाँ हम करेंगे, हाँ हाँ होगा सर। ठीक है। कंफर्मेशन मुझे दे दीजिए, बस कंफर्मेशन दे दीजिए, इतना कर दीजिए कि सर मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम विल पे द, तो एक कंफर्मेशन देंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। हम हाँ तो हाँ, हैं। ओके सर, आ रहे हैं आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। कंफर्मेशन दे दीजिएगा बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू पत्ता सर। गोल। गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। गुड नाइट बॉस। गिव मी Good night, कंफर्मेशन, good राइट। night, good night. कंफर्मेशन दे दीजिए सर, आई एम इन, आई एम आउट। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Recording